अस्सलामुअलैकुम। मोइनुल मुस्लिमीन हाई स्कूल उस्मानिया कॉलोनी परभनी से मैं साइंस टीचर फरहाना ख़ान आप सबका इस तालीमी ग्रुप में खैर मकदम करती हूँ। क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक मेजरमेंट्स ऑफ मैटर। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक नंबर 4 हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेजरमेंट्स ऑफ मैटर। हमने फर्स्ट टॉपिक स्टडी कर चुके हैं, सेकेंड टॉपिक स्टडी कर चुके हैं। अब हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, वो है टॉपिक नंबर 4। 9th स्टैंडर्ड में ऐसा होता है कि हमें एक टॉपिक फिजिक्स का, एक टॉपिक बायोलॉजी और एक टॉपिक केमिस्ट्री का स्टडी करना होता है। हम फिजिक्स का कर चुके हैं, इसके बाद हम केमिस्ट्री अब स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके बाद हम लेंगे बायोलॉजी। चलिए टॉपिक की शुरुआत हम करते हैं। ये टॉपिक जो आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़े, टॉपिक नंबर 5 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इस टॉपिक को दोबारा से रिकॉल किया गया है 9th स्टैंडर्ड में, टॉपिक नंबर 4 में मेजरमेंट्स ऑफ मैटर में। यहाँ पर सबसे पहले इसने इंट्रोड्यूस किया एटम को कि व्हाट इज़ मीन बाय एटम। एटम हम किसे कहेंगे, जैसे कि इसने डेफिनेशन बताया, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, यानी कि मैटर जो बनता है वो एटम से ही बनता है। जिस तरह से एटम एक बहुत ही शॉर्टली, एक छोटा सा बारीक तरीन ज़र्रा होता है जो मैटर को तैयार करता है, और मैटर से मॉलिक्यूल बनते हैं और मॉलिक्यूल से सब्सटेंस। जैसे कि हमारी फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, हमारी जो बॉडी तैयार होती है, हम जानते हैं कि हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है। हमारी बॉडी की शुरुआत किससे होती है, जैसे हमारी बॉडी की शुरुआत होती है किससे, सेल से। हमारी जो बॉडी है वो हमारी बॉडी की शुरुआत किससे होती है, सेल से। और सेल से फिर क्या बनता है, जब कई सेल जब मिलते हैं, ये देखिए हमारी बॉडी की जो शुरुआत होती है सेल से। सेल जब कई मिलते हैं तो उससे बनते हैं टिश्यू, और जब कई टिश्यू एक साथ काम करते हैं तो ये बनाते हैं ऑर्गन, और जब कई ऑर्गन एक साथ काम करते हैं एक जैसा तो ये तैयार करते हैं सिस्टम, और इसी सिस्टम से हमारी बॉडी का क्या तैयार होता है, स्केलेटन। जिस तरह से ये यहाँ पर अरेंजमेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसी तरह से यहाँ पर कोई भी अगर सब्सटेंस तैयार होता है तो इसका सबसे पहला जो पार्ट होता है एटम, यानी कि एक बारीक तरीन ज़र्रा जिसे हम एटम कहते हैं, ये वो डिराइव किया गया था एटोमोस से। एटोमोस की मीनिंग होते हैं अनकटेबल और इनडिविजिबल पार्ट। एटम से मिलकर बनता है मैटर, और मैटर से मिलकर बनते हैं मॉलिक्यूल्स, और ये मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो ये बनाते हैं सब्सटेंस। तो इस तरह से यहाँ पर हमको एटम के बारे में स्टडी करनी है। इससे पहले हमने 8th स्टैंडर्ड में एटम की हिस्ट्री भी देख चुके हैं, किसे डेल्टन ने, रदरफोर्ड किस तरह से उसे इंट्रोड्यूस किया था। वैसे ही अब इससे थोड़ा सा हटके हमको डिटेल में थोड़ी स्टडी करना है, और वो है एक लॉ। हमें लॉ स्टडी करना है। देखिए इसमें सबसे पहले जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड मैटर। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड मैटर, इसमें क्या बताया है, देखिए द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स दैट द केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब 8th स्टैंडर्ड में हम केमिकल रिएक्शंस तो पढ़ चुके हैं, केमिकल रिएक्शन के डिफरेंट टाइप्स पढ़ चुके हैं। केमिकल रिएक्शन जैसे मिसाल के तौर पर एग्जांपल ले लीजिए कि ये यहाँ पर A प्लस B, देन फॉर्मेशन ऑफ C प्लस D। अब ये केमिकल रिएक्शन हम ले लेते हैं। अब इस केमिकल रिएक्शन के ज़रिए हम इस लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन के LHS साइड हमेशा क्या होता है, रिएक्टेंट। ये जो होते हैं रिएक्टेंट, आपको कितने रिएक्टेंट नज़र आ रहे हैं, 2। कौन से 2, A और B, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, एक प्लस का साइन है, इसका मतलब ये 2 रिएक्टेंट है। और ये RHS साइड यानी कि राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, ये होते हैं, इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। ये आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं बेटा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब इस कानून के मुताबिक ये क्या कह रहा है, इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट
इज़ इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। सपोज़ कीजिए ए ने बी के साथ केमिकली रिएक्ट हुआ और उससे सी और डी हमें हासिल होता है। मान लीजिए कि ए हमने इसकी जो क्वांटिटी लिए ये 1 ग्राम लिए और बी ये भी हमने 1 ग्राम लिए। अब ए और बी अगर ये दोनों के साथ ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो दोनों का टोटल कितना हो गया 2 ग्राम। इसका मतलब ये है कि सी और डी ये जो हमें हासिल हो रहे हैं इनकी क्वांटिटी कितनी है 2 ग्राम है। मतलब कि इनके यहाँ पर मास में किसी किस्म का कोई चेंज आया है क्या? नहीं, लेकिन इनके नेचर में चेंज आया। अब चलिए इसको क्या करते हैं हम एक एग्जाम्पल के साथ समझने की और कोशिश करते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए when sodium, the symbol of sodium is Na, is react with chlorine, that is the Cl. When sodium react with chlorine, then formation of what? Then formation of sodium chloride. आपको याद होगा बेटा ये केमिकल रिएक्शन 8th स्टैंडर्ड में हम अक्सर लेते थे आपको समझाने के लिए। यहाँ पर देखिए, आप सपोज़ कीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपने सोडियम जो है 1 ग्राम लिए और यहाँ पर क्लोरीन भी हमने 1 ग्राम ही लिया है। तो अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से केमिकल रिएक्शन से ये जो प्रोडक्ट हमें हासिल हुआ है ये कितना होना चाहिए? इट इज़ 2 ग्राम। मतलब ये कितना होगा? ये 2 ग्राम होगा इन दोनों के केमिकल कॉम्बिनेशन से। यानी कि 1 ग्राम हम सोडियम ले रहे हैं, 1 ग्राम हम क्लोरीन ले रहे हैं, तो ये दोनों का यहाँ पर उसने क्या बताया? द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। देयर इज़ नो चेंज इन मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इन केमिकल रिएक्शन से जो है किसी किस्म का कोई चेंज नहीं होगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, है ना? बहुत सिंपल है अगर हम इसको समझते हैं तो। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो है हमको स्टडी करना है लॉ। यहाँ पर ये एग्जांपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड मैटर जो मैं आपको एग्जांपल बता चुकी हूँ। थोड़ा सा एक अलग हट के एक मिसाल है, आप इसको गौर से अगर स्क्रीन पर देख लें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में उसने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। क्या उसने यहाँ पर बताने की कोशिश की है? इसको हम और आसान अंदाज में कैसे समझ सकते हैं? देखिए इसमें द प्रोपोर्शन बाय वेट ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द वेरियस सैंपल ऑफ कंपाउंड इज फिक्स्ड। मतलब क्या? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इस कानून के मुताबिक अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट, कि कोई एक केमिकल कंपाउंड है जो कभी भी तैयार होगा तो सेम एलिमेंट से ही तैयार हो गया, देन कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, और उसके मास के हिसाब से, उसकी मास की क्वांटिटी के हिसाब से। जैसा मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। 9 parts of weight of water is always found is contain the 1 part of by weight of hydrogen and 8 part weight of oxygen। कि अगर हमें 9 ग्राम, यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने है कि 9 ग्राम वाटर अगर हमको तैयार करना है, कितने ग्राम? हमें 9 ग्राम, 9 ग्राम वाटर हमें तैयार करना है। 9 ग्राम वाटर अगर हमें तैयार करना है तो क्या बता रहा वो कि इसके अंदर हमको 1 ग्राम क्या लेना पड़ेगा? हाइड्रोजन, प्लस 8 ग्राम क्या लेना पड़ेगा? ऑक्सीजन। अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन अगर हम लेते हैं तो ही जाकर हमें 9 ग्राम क्या हासिल होगा? वाटर। ये इसके वेट के हिसाब से, वेट के हिसाब से जो है हमें इसे लेना ज़रूरी है। वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज़ H2O। यहाँ पर जो फॉर्मूला है वाटर का वो क्या है बेटा? H2O है। अगर H2O हम देखिए अगर एक इसके अंदर, तो यहाँ पर 2:1 रेशो आ रहा। रेशो क्या आ रहा है इसमें? 2:1, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अब ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्यों है? हमने 9 ग्राम के लिए 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही क्यों ले रहे हैं? ये आपको डिटेल में स्टडी करना है आगे के पार्ट के अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन तमाम एलिमेंट्स में सबसे लाइटेस्ट वेट है और उसके वेट एकदम लाइट होने की वजह से उसको जो है वेट किया जाता है अदर एलिमेंट के वेट के हिसाब से। तो जितने हाइड्रोजन बैठेंगे ऑक्सीजन की वज़न में उतने हम ऑक्सीजन लेंगे।
उस हिसाब से ये प्रोपोर्शन बताया गया है। खैर ये तो हम डिटेल में आगे देखेंगे। आज हमको सिर्फ जो है ये लॉ देखना था। आई होप आपको ये लॉ आसानी से समझ में आया होगा। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ एटम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये 2 लॉ है, बहुत आसान है। आप अगर 1 से 2 मरतबा इसको देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।